आज हमारे साथ हैं पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण जी। इनसे हम बात करेंगे पतंजलि योगपीठ के विषय में, इनसे हम बात करेंगे योग के विषय में, साथ में इनसे हम बात करेंगे कि पतंजलि योगपीठ जो राजनीति के घेरे में आया है उसे ये कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में को लोग ध्यान न देके आरोपों के साथ पतंजलि योगपीठ को घेरते हैं, तो इसको आप कैसे लेते हैं? यदि आप जनता की बात करते हैं, यदि पूरे देश के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो वो आज भी पतंजलि योगपीठ की योग की गतिविधियाँ, आयुर्वेद की गतिविधियाँ, उनसे वो लाभ उठा रहे हैं। और पूरा देश नहीं, अभी तो दुनिया के करोड़ों लोग इसके लिए पतंजलि योगपीठ के प्रति आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जब भी कभी इस तरह की बीमारी होती है या स्वास्थ्य की बात आती है, आज भी पूरी प्रामाणिकता के साथ पतंजलि योगपीठ खड़ा है और काम कर रहा है। जहाँ तक बात रही कि राजनैतिक रूप से कुछ लोग हैं जिनका मकसद देश को लूटना था, देश को बर्बाद करना था। श्रद्धेय स्वामी जी ने उनके विरुद्ध जब आवाज़ बुलंद की तो उससे उनको, उनके हित को, उनके जो एक कुत्सित भाव था उसको, उससे चोट पहुंची। तो उसकी वजह से उन लोगों ने अनर्गल प्रलाप शुरू किया और उससे देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लोगों में गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। पर हमें इस बात के लिए खुशी है और हमें देश के लोगों पर गर्व है कि इस तरह की बातों से कोई बहकावे में नहीं आया। और इसीलिए पतंजलि योगपीठ की गतिविधियाँ, चाहे योग की गतिविधियाँ, चाहे आयुर्वेद की गतिविधियाँ हैं, जितने भी यहाँ के जो सेवा के प्रकल्प हैं, इन 2 सालों में भी हमने इन 3 सालों में संघर्ष करते हुए उन गतिविधियों को बढ़ाया है और सब गतिविधियाँ उसी तरह से निर्विवाद रूप से, निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही हैं। और जहाँ तक इन नोटिसों की और इन मुकदमों की कहानियाँ हैं, इससे हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हमें पता है हमारा जो कार्य है वो हमने हमेशा सही कार्य किया है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, जिस ज़मीन के ऊपर वो नोटिस दे रहे हैं वो कांग्रेस के ज़माने में ही सरकार की परमिशन से हम लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी थी। और आगे की बात भी ये समझ लेना चाहिए कि वो ज़मीनें कोई सरकार ने हमें खैरात में या दान में नहीं दी थी, वो सारे हमने किसानों से या लोगों से बाजार मूल्य पर खरीद करके योग और आयुर्वेद की इस संस्था को, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह हमने उनसे खरीद करके यह सेवा कार्य प्रारंभ किया था। इसीलिए न सरकार ने हमसे कुछ दिया, न ही किसी तरह से सरकार का कोई सहयोग रहा। और ये तो सिर्फ एक तरह से एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, या शायद ऐसा लगता है कि उत्तराखंड जो हमारी जो सरकार है वो, क्योंकि केंद्र में एक तरह से जिन लोगों के द्वारा पोषित है, उन लोगों को, उन अपनी आकाओं को खुश करने के लिए शायद इस तरह की ये हल्की बातें कर रहे हैं। आयुर्वेद को आप क्या उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं? देखिए, किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना नहीं होती है। और कोई हमारा और स्वामी जी का कोई बटा हुआ काम नहीं है। यह एक संयुक्त प्रयास है, संस्था के रूप में समवेत प्रयास है और यह प्रयास अनवरत रूप से चल रहा है। और आज भी विविध तरह के अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं, विविध तरह के ग्रंथों का लेखन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार हैं, इंटरनेशनल जो रिसर्च मैगजीन्स हैं उनमें आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कराने का काम है। हर तरह से, हर एंगल से, हर दृष्टि से हम योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए और उसकी प्रतिष्ठापना के लिए, उसको पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर उसको एक स्वरूप देने के लिए, एक पहचान देने के लिए हम काम कर रहे हैं। गौ सेवा में पतंजलि योगपीठ बहुत सा काम कर रहा है। आप गौ सेवा में क्या क्या कर रहे हैं? गौ सेवा में हमारे पास हमने सबसे पहला काम किया कि गौ का अर्थ है भारतीय नस्ल की गाय। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय को भी हम उन भारतीय गायों की श्रेणी में रखते हैं। उसको हम पहले तो इसको समझें, जो दूध के गुण या जो तत्व माने गए हैं या पंचगव्य की कल्पना की गई है हमारे शास्त्रों में, उसकी जो गुणों की बात की गई है, ये सिर्फ भारतीय नस्ल से संबंधित गायों की बात है। पहले हमें इसको समझना होगा। और उसी नस्ल के अंदर वह क्षमता है, औषधीय गुण है कि गाय आज एक तरह से वो अनाथ है, एक तरह से वो अबला है। और लोग कहते हैं कि ये गाय, ये आवारा गाय है। हमें बड़ी पीड़ा होती है। गाय कभी न तो आवारा थी न आवारा है, आदमी आवारा हो गया है, इसीलिए गाय सड़क पे भटकती है। इसलिए हमारे को गाय की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। हमारे मन में पीड़ा थी कि हम कुछ करें और इस क्षेत्र में हमने गायों से संबंध में जितने भी उसके जो तत्व हैं, गोमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के और आपका दूध से लेकर के घृत तक हम काम कर रहे हैं।
और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि गाय के गोमूत्र के अंदर ऐसे तत्व पाए गए हैं, इस तरह के कंपाउंड्स हमारे को प्राप्त हुए हैं, इस तरह के मिनरल्स और इस तरह के एक्टिव कंपोनेंट्स हमें मिले हैं जो औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और दुनिया की चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति पैदा हो सकती है। और जिस दिन संपूर्ण रूप से उन औषधियों का हम अनुसंधान कर पाएंगे, उस दिन मैं समझता हूँ कि गाय का मूत्र का जो मूल्य है वो गो दुग्ध से ज़्यादा होगा। जब गोमूत्र को इतना मूल्य प्राप्त होगा, हर कोई गाय पालेगा, इससे हमारे किसान समृद्धशाली होंगे, हमारी गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी, गायों की रक्षा होगी और उन गाय के माध्यम से पूरी दुनिया का भला होगा और असाध्य रोगों से दुनिया के लोगों को मुक्ति मिलेगी। आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप आयुर्वेद और जड़ी बूटी को जोड़ के कैसे देखते हैं? हाँ, आयुर्वेद और जड़ी बूटी वस्तुतः ये एक ही अंग है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर हमारे यहाँ 4 तरह की चिकित्साओं के वो हमारे यहाँ द्रव्य माने गए हैं। उसमें जंगल से प्राप्त होने द्रव्य में जड़ी बूटियाँ वगैरह हो गई, और उद्भिद जो जमीन से प्राप्त होने वाले में जितने भी खनिज हैं वो हो गई। प्राणिज में जैसे दूध है, घी आदि, दही आदि जो प्राणिज द्रव्य हो गए, और इसी तरह से समुद्रज जैसे मोती है, प्रवाल है, शंख है, ये समुद्र से प्राप्त होने वाले द्रव्य, इसको बोलते हैं समुद्रज। इस तरह से ये अलग अलग द्रव्यों का आयुर्वेद में वर्णन है। उसमें से जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो जड़ी बूटियों का है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी के बिना चिकित्सा की कल्पना करना भी असंभव है, और इसीलिए मुख्य रूप से जड़ी बूटियाँ ही आयुर्वेद के पर्याय हैं। जड़ी बूटी चिकित्सा कहें, आयुर्वेदिक चिकित्सा कहें, एक दूसरे का पर्याय है, और ये जड़ी बूटी के द्वारा ही हम आयुर्वेद को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मिनरल्स के लिए, मेटल्स के लिए वो ज़्यादा लाभकारी हो सकती हैं वो चीज़ें, परंतु उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। पर जड़ी बूटियाँ सुगम हैं और ज़्यादा निरापद हैं, और वो आराम से उपलब्ध हो सकती हैं, और उनके प्रयोग के लिए बहुत ज़्यादा अनुसंधान या शोधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। आम आदमी आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है? आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेद का लक्ष्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से रोग प्रशमनम, अर्थात जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमारे ऋषियों ने दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या आदि का वर्णन किया। उसके अंदर हमारी नियमित दिनचर्या हो, आहार के अंदर जो सावधानी पूर्वक ऋतु के अनुसार हम आहार लें, और अपने आप को यदि उचित आहार विहार और खान पान में रखें और थोड़ा शारीरिक श्रम, थोड़ा व्यायाम आदि करते रहें, तो निश्चित रूप से हम इस तरह के व्याधियों से बच सकते हैं। यह आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी पैथियाँ हैं वो बीमार होने के बाद में ठीक होने की बात करती हैं, कि बीमार हो जाए तो आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए, हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको ट्रीटमेंट का सिस्टम मिले। परंतु आयुर्वेद और योग वह बीमार न होने देने की बात करता है। यह आयुर्वेद की और योग की विधाओं के द्वारा ही दुनिया को हम रोग मुक्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं, दुनिया को रोग मुक्त करने की पद्धतियां नहीं हैं, अभी तो रोगी होने के बाद में एक तरह से सहयोग करने की पद्धतियां हैं। अंत में आचार्य बालकृष्ण भारतवर्ष की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन में आप बस निरोग रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए योगासन प्राणायाम करें, और थोड़ी कोई बीमारी रोग हो तो फिर भी आयुर्वेद आदि जो हमारी परंपराएं हैं उससे ठीक होने का प्रयास करें, और देश के लिए जिएं और देश के लिए मरें। ये थे आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने बखूबी योग, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के महत्व को हमें समझाया।